हेलो स्टूडेंट्स, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा, रंध्र की संरचना। और ये हमने लास्ट क्लासेस में डिस्कस कर लिया था, लेकिन चूंकि यहाँ पर दोबारा आया है तो हम इसको दोबारा पढ़ते हैं। रंध्र की संरचना, रंध्र की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा। स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा। स्टूडेंट्स, मैं आपको एक बात और क्लियर समझा देता हूँ कि जब आप अपने नोट्स बना रहे हैं ना, है ना, तो ठीक है, मैं भी ऐसे ही करता था कि पहले ठीक है अपनी टेक्स्ट बुक पढ़ ली, फिर कोई दूसरे पब्लिशर्स की बुक पढ़ ली, फिर किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के नोट्स निकाल लिए, तीनों को पढ़ा, फिर नोट्स बना रहा हूँ, उसकी लाइन छाट के उसमें लिख रहा हूँ, उसकी लाइन छाट के उसमें लिख रहा हूँ। तो एक तो बहुत मेहनत, और फिर क्या होता है चैप्टर पूरा होता नहीं, आधा चैप्टर होते ही फिर थक जाता है, अरे यार बहुत टाइम खर्च हो गया। आपको इतना टाइम स्पेंड नहीं करना है। आपको करना क्या है, देखो मेरी अगर आप बात मानोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, है ना। कई बार कहते हैं कि सफलताओं से सीखना जरूरी है, तो बेटा असफलताएं भी कुछ सबक सिखा देती हैं, है ना। जो गलतियां हम करते हैं वो गलतियां आप ना करो, है ना। एक अभी आईएएस का रिजल्ट आया था, उसमें एक स्टूडेंट्स है जो 22 ईयर्स की एज में आईएएस बने, उनका नाम मुझे याद नहीं है। तो उन्होंने एक बात कही है ना, बात तो खैर सही है और कहते भी रहे, लेकिन उनका रेफरेंस लेके मैं आपको कह देता हूँ, वो आपके ज़्यादा समझ में आएगा। उन्होंने कहा है कि 10 बुक्स को 10 बार पढ़ने से बेटर है कि आप एक ही बुक को 10 बार पढ़ें, है ना। 10 बुक को 10 बार पढ़ेंगे, उसके बनिस्बत आप एक बुक को 10 बार पढ़ें, क्योंकि आप जितना रिवीजन करेंगे ना उतना ही टॉपिक आपका सॉलिड होगा। ऐसे नहीं 10 बुक से पढ़ रहे हो, है ना, आप जो एक बुक पढ़ रहे हो बस उसके लिए थोड़ा सा आप मेहनत कर लें कि वो बुक आप जो सिलेक्शन कर रहे हो वो अच्छी होनी चाहिए। तो मैं तो आपको यही कहूँगा कि अभी आप 12th बोर्ड में हैं, आप केवल और केवल अपना माइंड राजस्थान बोर्ड की जो टेक्स्ट बुक है उस पर ही फोकस करें। हिंदी मीडियम वालों के लिए तो टेक्स्ट बुक मार्केट में अवेलेबल है। इंग्लिश मीडियम वाले, मैं कह रहा हूँ कि राजस्थान बोर्ड की जो साइट है, बुक मार्केट में अवेलेबल नहीं होगी शायद, राजस्थान बोर्ड की जो साइट है उस पर आपकी टेक्स्ट बुक अवेलेबल है ना। आप वहाँ से उसको डाउनलोड कर लें, है ना। पूरा डाउनलोड नहीं होता, आप वहाँ से स्क्रीनशॉट लें, आपको जो चैप्टर चल रहा है उससे पढ़ें। राजस्थान बोर्ड की टेक्स्ट बुक के अलावा आप कुछ मत पढ़ो, क्लियर। हाँ, और अगर मान लो कुछ पढ़ रहे हैं तो पढ़ने के बाद आप उसके जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करें। अभी आप जो नोट्स बना रहे हैं उसमें केवल राजस्थान बोर्ड की टेक्स्ट बुक है, उसको पढ़ के नोट्स बनाएं। जब आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो बोर्ड की बुक लें और उसी की नोट्स बनाएं, है ना। उसके अंदर और घिच-पिच ना करें। आपके नोट्स में केवल वही मैटर होना चाहिए जो आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। तो हम पढ़ रहे हैं स्टोमेटा की स्ट्रक्चर। तो स्टूडेंट्स, स्टोमेटा की स्ट्रक्चर में हमने पढ़ा था मेन जो सेल्स होती हैं वो होती है गार्ड सेल, जिनकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, ये अपनी क्या है, गार्ड सेल, है ना। अपने पढ़ा था गार्ड सेल की जो कॉनकेव वाली सरफेस है वो थोड़ी ज़्यादा थिक होती है।
और अदर और कोशिकाओं के सेल के कंपेयर में इसके अंदर जो क्लोरोप्लास्ट है उसकी क्वांटिटी भी क्या होती है, ज़्यादा होती है। ये मैं क्या बना रहा हूँ, गार्ड सेल, द्वार कोशिकाएं। पढ़ रखा है आपने, से कोई नई चीज़ नहीं सिखा रहा। क्लियर? ये डॉट डॉट मैंने क्या बनाया, क्लोरोप्लास्ट, और ये आपके सब्सिडरी सेल। और ये आपके सिंपल सी हो गई स्टोमेटा की स्ट्रक्चर। इसको आपने क्या नाम दिया, सहायक कोशिकाएं। इंग्लिश में आपने इसको नाम दिया ये क्या है आपके गार्ड सेल, द्वार कोशिकाएं। क्लियर? सिंपल सी स्ट्रक्चर। एक बात और, आप जब भी डायग्राम बनाएं, डायग्राम के नीचे उसका फिगर नाम जरूर लिखा होना चाहिए। मैंने तो ऊपर लिख दिया, लेकिन आपको नीचे लिखना है। ये स्टोमेटा की स्ट्रक्चर होती है ना, गार्ड सेल। डायग्राम में दिख रहा है, इसकी जो कॉनकेव सरफेस है, जो अवतल सरफेस है, वो कैसी है, थिक है ना। और ये क्या है, स्टोमेटल कैविटी है। ठीक है, इसको ड्रॉ करें। स्टूडेंट्स, तो यहीं से समझने की कोशिश करते हैं। होता क्या है कि जब वाटर सब्सिडरी सेल से गार्ड सेल में एंटर होता है, क्या कहा मैंने, जब वाटर सब्सिडरी सेल से गार्ड सेल में एंटर होता है ना, वाटर क्यों होगा, कैसे होगा, वो अभी नहीं बता रहा मैं आपको। अभी तो इसमें कह रहा हूं कि जब वाटर सब्सिडरी सेल से किस में एंटर होगा, गार्ड सेल में, तब क्या होता है, बस इतना सीखना है। ये वाटर आपके एंटर हो रहा है। अब जैसे ही वाटर आपके गार्ड सेल के अंदर एंटर होगा तो क्या होगा, गार्ड सेल टर्जिड कंडीशन में आएगी। टर्जिड कंडीशन में आएगी तो इसकी जो थिन सरफेस कौन सी है, पतली सरफेस कौन सी है, बाहर वाली। तो बाहर वाली सरफेस में क्या होगा, एक प्रेशर क्रिएट होगा बाहर की ओर। भाई इस सरफेस पे इसलिए तो ठीक है, पतली चीज को आप इजीली क्या कर सकते हैं, मूव करा सकते हैं। तो पहले क्या होगा, थिन सरफेस पे प्रेशर क्रिएट होगा। तो टर्जिड कंडीशन में क्या होगा, वाटर आता जाएगा, ये टर्जिड होगी, स्वीत होगी, तो बाहर की सरफेस पे क्या होगा, प्रेशर क्रिएट होगा, एक प्रेशर लगेगा, दाब लगेगा, जिससे क्या होगा, ये जो थिक सरफेस है ये अपने आप बाहर की ओर क्या होगी, खिंच चली जाएगी। और बाहर की ओर खिंच चली जाएगी तो स्टोमेटा क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे। तो स्टोमेटा कब ओपन होंगे, जब सब्सिडरी सेल से गार्ड सेल के अंदर वाटर क्या होगा, एंटर होगा। क्लियर? जब वाटर
सब्सिडी सेल से गार्ड सेल में एंटर होगा, स्टोमेटा ओपन हो जाएंगे। क्लियर? कैसे होंगे? गार्ड सेल टर्जिड कंडीशन में आएगी, थिन सरफेस पे बाहर की ओर एक प्रेशर लगेगा और उसी के साथ साथ आपकी जो ये थिक सरफेस है वो क्या होगी? बाहर की ओर मूव करेगी। इससे क्या होगा? स्टोमेटा ओपन हो जाएंगे। तो स्टोमेटा कब ओपन होंगे? जब गार्ड सेल सहायक कोशिकाओं से सब्सिडी सेल से वाटर क्या होगा? गार्ड सेल में एंटर होगा। क्लियर? नॉर्मली जो हमारे जो डाइकोट प्लांट हैं या एंजियोस्पर्म प्लांट हैं, इनमें स्टोमेटा क्या है? दिन में खुलते हैं और रात में बंद हो जाते हैं। क्लियर? कमेंट सेक्शन में जाके बताओ वो कौन से प्लांट हैं जिनमें स्टोमेटा रात में ओपन होते हैं और दिन में क्लोज रहते हैं। तो और ये तो क्या होगा? स्टोमेटा खुलेंगे जब वाटर वापस गार्ड सेल से सब्सिडी सेल में एंटर होगा। जब वाटर गार्ड सेल से वापस सब्सिडरी सेल में एंटर होगा तो सेल की टर्जिडिटी क्या होगी? खत्म हो जाएगी। सेल की टर्जिडिटी खत्म हो जाएगी तो क्या होगा? थिन लेयर वापस अपनी प्रीवियस कंडीशन में आ जाएगी और जब वापस अपनी प्रीवियस कंडीशन में आ गई तो क्या होगा? स्टोमेटा वापस क्लोज हो जाएंगे। वाटर आपकी बार क्या है? बाहर जा रहा है। बाहर जा रहा है तो क्या होगा? टर्जिडिटी खत्म हो रही है, ये वापस अपनी प्रीवियस कंडीशन में आ रही है। यहां पर पूर्ववत स्थिति या प्रीवियस कंडीशन लिखना चाहिए, ये नहीं कि वो अंदर की ओर खींच चली आती, नहीं, प्रीवियस कंडीशन। तो क्या होगा? ये जो वापस अपनी प्रीवियस कंडीशन में आ जाएंगे। बोले तो स्टोमेटा क्या होंगे? बंद हो जाएंगे, है ना? अपनी नोटबुक में लिख लें, स्टोमेटा कब ओपन होंगे? जब वाटर सब्सिडरी सेल से गार्ड सेल में आएंगे। और स्टोमेटा कब क्लोज होंगे? जब वाटर गार्ड सेल से सब्सिडरी सेल में एंटर होगा। कमेंट्स करने से मेरे को पता चल जाता है कि कौन स्टूडेंट वीडियो देख रहा है और कौन नहीं देख रहा, है ना? आपकी अटेंडेंस भी लग जाती है एक तरीके से। इसको बना लें एक बार, है ना? पहले वाला भी बना लें, इसको भी बना लें। और नहीं भी बनाओ ना तो बस लिख लो कि स्टोमेटा कब ओपन होंगे? जब वाटर सब्सिडी सेल से गार्ड सेल में आएगा। क्लियर? कैसे होगा? थोड़ा सा इस लाइन को सीख लेना कि एंटर होगा तो आपकी थिन लेयर है, इस पर बाहर की ओर प्रेशर क्रिएट होगा तो जो थिक सरफेस है, मोटी सरफेस है, ये बाहर की ओर खींच चली जाएगी, स्टोमेटा ओपन हो जाएंगे। ठीक है? और कब क्लोज होंगे? जब वाटर गार्ड सेल से वापस सब्सिडी सेल में जाएगा तब स्टोमेटा क्या होंगे? वापस क्लोज जाएंगे। डायग्राम बना लें। बेटा स्टोमेटा इतने थिन होते हैं कि इनको माइक्रोस्कोप से ही विजुलाइज कर सकते हैं। और ऐसा कहते हैं पर सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब इतने से एरिया के अंदर पर सेंटीमीटर स्क्वायर कम से कम 60,000 से लेके 1 लाख 1.5 लाख तक क्या होते हैं? स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। आपके टेक्स्ट बुक के अंदर 100 से 60,000 तक दे रखा है ना? तो आप तो यही मेंशन करें। तो ये हमने क्या पढ़ ली? स्टोमेटा की स्ट्रक्चर। स्टूडेंट्स, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रंध्रों के खुलने व बंद होने की प्रक्रिया, है ना?
रंध्रों के खुलने व बंद होने की क्रियाविधि। क्लियर? मैकेनिज्म ऑफ स्टोमेटल मूवमेंट। तो रंध्र कैसे खुलते हैं और बंद होते हैं वो तुमने डिस्कस कर लिया। कब? जब वाटर सब्सिडरी सेल से किस में एंटर होगा? गार्ड सेल के अंदर, स्टोमेटा खुल जाएंगे। और जब वाटर गार्ड सेल से सब्सिडरी सेल में एंटर होगा तब स्टोमेटा क्या होंगे? बंद हो जाएंगे। क्लियर? लेकिन अब वाटर, यहां हम क्या सीखेंगे कि वाटर सब्सिडरी सेल से गार्ड सेल में क्यों आएगा और गार्ड सेल से वापस सब्सिडरी सेल में क्यों जाएगा। देखो सुनो, वाटर, मैं एक बार इसको थोड़ा सा क्या बड़ा बनाऊंगा, जिससे क्या कि आप डायग्राम में ही समझ लेंगे। ये अपन ने एक स्टोमेटा की स्ट्रक्चर बना ली। क्लियर? ये अपन ने इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट बना दी है। ये अपन क्या ड्रॉ कर रहे हैं? क्लोरोप्लास्ट। तो अपना टॉपिक क्या है? रंध्र के खुलने बंद होने की या गति की क्रियावादी, जो आपके टेक्स्ट बुक में लिख रखी है वही मैं यहाँ लिख देता हूँ। बात तो वही है ना? मैकेनिज्म
क्लियर। अब रंध्रों की जो क्रियाविधि को समझाने के लिए कुछ थ्योरीज दी गई हैं। पहला है मांड शर्करा परिकल्पना, अपने के बारे में डिस्कस करेंगे। मांड शर्करा परिकल्पना, इंग्लिश में इसको बोलते हैं, मांड को बोलते हैं स्टार्च। स्टार्च, शुगर, हाइपोथेसिस। दूसरा है स्टीवर्ट की परिकल्पना। भैया काट मत लेना बिल्कुल भी। स्टीवर्ट की परिकल्पना ये दी थी जेडी सायरी ने। और थर्ड है सक्रिय पोटेशियम आयन स्थानांतरण सिद्धांत। सक्रिय एक्टिव पोटेशियम आयन स्थानांतरण सिद्धांत। एक्टिव पोटेशियम आयन ट्रांसपोर्टेशन थ्योरी। सबसे इंपॉर्टेंट तो भैया यही है। देखो सुनो, वापस रिफ्रेश मारते हैं। स्टोमेटा कब ओपन होंगे? जब वाटर सब्सिडी सेल से किस में एंटर होगा? गार्ड सेल में। अब क्यों एंटर होगा? जब इसकी डीपीडी बढ़ जाएगी तभी तो एंटर होगा, है ना। चलो वाटर इसके अंदर एंटर हो रहा है, ठीक है, तब स्टोमेटा ओपन होंगे। लेकिन जब वाटर इसके अंदर एंटर हो रहा है, इसका मतलब इसकी डीपीडी क्या होगी? बढ़ेगी, तभी तो एंटर हो रहा है। और इसकी डीपीडी कंपेयर में कम हो रही है, तभी तो क्या होगा? वाटर एंटर होगा। अब उनको यहाँ पढ़ना है कि इसकी डीपीडी कैसे बढ़ती है ना। इस चीज को अपन को डिस्कस करना है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले है शुगर, स्टार्च शुगर हाइपोथेसिस। आपको पता है यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट है, सुनना देखो ध्यान से। यहाँ पर क्या है? क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट में सनलाइट के प्रेजेंस में क्या सिंथेसिस हो रहा है? किसका संश्लेषण हो रहा है? स्टार्च का। अब स्टार्च का यहाँ पर सिंथेसिस हो रहा है ना। आपके गार्ड सेल्स के अंदर स्टार्च है। क्लियर। दिन में क्या होगा, डे टाइम में क्या होगा कि गार्ड सेल के अंदर आपको पता है CO2, CO2 की नेचर कैसी होती है? एसिडिक। अगर कहीं पे CO2 प्रेजेंट है तो क्या होगा? उसकी जो pH है वो कम होगी। क्लियर। अगर CO2 है, ये CO2 की क्वांटिटी बढ़ रही है तो pH क्या हो रही है? कम होती जा रही है, क्योंकि कम pH एसिडिक होती है। यहाँ पर स्टार्च है तो यहाँ पर क्या होगा कि दिन में CO2 की कंसेंट्रेशन क्या होती है? कम होती है। तो जो इसकी एसिडिक नेचर क्या होगी? कम होगी। और कम एसिडिक नेचर मतलब pH क्या हो रही है? बढ़ रही है। इस पॉइंट को समझने की कोशिश करना। ज्यादा CO2, ज्यादा एसिडिक नेचर, ज्यादा एसिडिक नेचर, कम pH, है ना। आपको तब भी चीज समझ में आएगी जब आपको pH के बारे में थोड़ा नॉलेज रखते होंगे। कम CO2, कम एसिडिक, हाई pH। तो डे टाइम में क्या होगा कि CO2 के कमी के कारण क्या होगा? एसिडिक नेचर क्या होती है? बढ़ती है। एसिडिक नेचर कम होती है और pH क्या होती है? बढ़ती है। इसके कारण क्या होता है कि एक एंजाइम है फास्फोराइलेज, है ना। एक एंजाइम कौन सा है? फास्फोराइलेज।
ये एंजाइम क्या होता है, एक्टिव जाता है और ये स्टार्च को किस में कन्वर्ट कर देगा, फ्रक्टोज 1-फास्फेट। और फ्रक्टोज 1-फास्फेट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्लूकोज 1-फास्फेट। और ग्लूकोज शुगर है, डिजोल्व है, इस कारण क्या होगा, इसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी तो क्या होगा, एक तरह से मान लो आपने चीनी घोल दी, चीनी घोल दी तो क्या होगी, डीपीडी अपना आप क्या होगी, बढ़ जाएगी। और वाटर क्या होगा, इस सब्सिडी सेल से गार्ड सेल के अंदर एंटर हो जाएगा। स्टीवार्ड ने भी यही बताया, बट उन्होंने कहा कि ये आगे जाके फर्दर किस में टूटेगा, ग्लूकोज में, क्योंकि इसके कंपेयर में ये ज्यादा डिजोल्व है। क्लियर, बस इतना सा कंपेयर है। अब जो मोस्ट है वो है एक्टिव पोटेशियम, बेटा मोस्ट ये है और इसको मैं आपको यहीं पे समझाऊंगा, है ना बेटा। आपने पढ़ा होगा और पढ़ेंगे अपन कि यहाँ प्लांट के अंदर बनता है मैलिक एसिड। क्लियर, मैलिक एसिड ये क्या होगा, ब्रेकडाउन होगा किसमें, मैलेट प्लस H+ आयन में। क्लियर, ये H+ आयन कहाँ मूव करेगा, बाहर सब्सिडरी सेल में। और आयन ट्रांसफर थ्योरी क्या कहती है, अगर एक पॉजिटिव आयन बाहर जा रहा है तो उसके को इक्विलिब्रियम में क्या होगा, एक पॉजिटिव आयन वापस अंदर आएगा, तो ये इसकी जगह क्या होगा, ये K+ अंदर आ जाएगा। और ये K+ इस मैलेट से रिएक्शन करेगा तो ये क्या बनाएगा, पोटेशियम मैलेट। और ये पोटेशियम मैलेट डिजोल्व है, इसके डिजोल्व होने से क्या होगा, डीपीडी क्या होगी, इंक्रीज होगी। और डीपीडी इंक्रीज होगी तो वाटर क्या होगा, एंटर हो जाएगा। एंटर हो जाएगा तो क्या होगा, टर्जिड कंडीशन में आ जाएगी। वही वाली बात, इस थिन लेयर पे प्रेशर बाहर की ओर क्रिएट होगा, उसके साथ साथ ये थिक लेयर भी क्या होगी, बाहर हो जाएगी। ये कब होगा, डे टाइम में। क्लियर, नाइट में क्या होगा, इसका जस्ट अपोजिट, ये तुम्हारे चंदा मामा और ये तुम्हारा। क्लियर, क्या होगा, ये जो पोटेशियम मैलेट है ये ब्रेकडाउन होगा किसमें, K+ मैलेट में, ये K+ बाहर, तो भैया जो वापस H+ गए थे वापस अंदर, ये रिएक्शन करेगा किससे, वापस मैलेट से, और ये क्या बना देगा आपके वापस मैलिक एसिड जो डिजोल्व नहीं है। तो वापस इसकी डीपीडी क्या होगी, कम हो जाएगी। वाटर वापस क्या होगा, गार्ड सेल से आपके सब्सिडरी सेल में एंटर हो जाएगा, जिससे क्या होगा, जो प्रेशर बाहर की ओर लग रहा था वाटर के कारण वो वापस प्रीवियस कंडीशन में जाएगा। और आपकी जो थिन लेयर है ये भी क्या होगी, वापस अंदर चली जाएगी और स्टोमेटा क्या होंगे, क्लोज जाएंगे। बहुत ही सिंपल। क्लियर, ड्रॉ करें, बना लें इसको। और
ये जो थ्योरी है एक्टिव पोटेशियम आयन थ्योरी, ये जापान के साइंटिस्ट थे इमामुरा प्लस फ्यूजिनो। बेटा अगर आपको नोट्स में बनानी है तो इसी तरह से बनाना, थोड़ा सा है ना, पढ़ के समझ के और इस तरह से बनाना, है ना, बनाएं इसको। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।